Hello students, in this section we will move forward to the another categories of animal which are more developed, having a more developed organ system or organ or body structure. तो प्लेटी हेलमिंथीज और एसके हेलमिंथीज के जो वर्म्स थे उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे जिसको बोलते हैं फाइलम एनिलिडा. ओके, इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो अर्थवर्म है जिसको आप आइडेंटिफाई करते हो, लीच एंड अर्थवर्म, है ना. अगर उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत सारी आपको प्रॉपर्टीज उसमें पता लग जाएगी कि एक अर्थवर्म है, आपने देखा है तो वो कैसा होता है ना. सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन वो जो अभी हमने वर्म्स पढ़े थे उनके कंपैरेटिवली थोड़े डेवलप हैं. वो वर्म्स पैरासाइट थे, डिपेंडेंट थे, इसलिए उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम या ऑर्गन्स थे वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे. ठीक है, यहाँ तक प्लेटी हेलमिंथीज और एसके हेलमिंथीज तक हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे. अब हम आएंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसके बाद जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक ही हैं, है ना. सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा ये इसमें से सिलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक है, पोरीफेरा सेल्यूलर लेवल है. अब जितने भी एनिमल्स आएंगे सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी उनकी जो बॉडी लेयर्स है वो 3 है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. तो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो सेम रहेंगी जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो बॉडी है अब इनके अंदर जो टिश्यू है वो ग्रुप होकर ऑर्गन्स बनाने लग गए, तो डिफरेंट टाइप के सिस्टम भी बन जाते हैं, लेकिन वो लेस डेवलप होते हैं. ठीक है, तो कॉमन प्रॉपर्टीज के साथ साथ जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक एक हो गया. अब सभी में क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे आगे के, इसलिए ये लिखना कंपलसरी नहीं है. जब इस पे पर्टिकुलर नोट आता है तो हम इसमें लिखेंगे, लेकिन अभी जितने भी हम पढ़ेंगे वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होंगे. फिर यहाँ पर हो जाएगा ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, यानी अब यहाँ पर ऑर्गन्स बन गए और जो ऑर्गन्स हैं वो कंबाइन होकर कोई पर्टिकुलर सिस्टम फॉर्म करेंगे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है. ओके, फिर यहाँ पर ये जो हैबिटेट होगी इन एनिमल्स की फाउंड ऑन लैंड एज वेल एज वाटर. ठीक है, दोनों में मिलेंगे क्योंकि अब डेवलप्ड है, लैंड पे भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, है ना. अगर लैंड पे रहते हैं तो उनमें कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाएंगी, एक्वेटिक हैं तो उनमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रहेंगी जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर सरवाइव कर सकते हैं. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है बायलेटरल सिमेट्री. बायलेटरल सिमेट्री मतलब ये है कि अभी तक जितने भी हमने ऑर्गेनिज्म देखे थे वो या तो रेडियल होंगे या एसिमेट्री होंगे, है ना, क्योंकि उनको अगर आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो 2 इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, इससे पहले जो लेस डेवलप होते हैं उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो एसिमेट्री होंगे क्योंकि बहुत बेसिक टाइप का बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. दूसरा, अभी जितने भी डेवलप होंगे इसके बाद जितने भी आते हैं ऑर्गेनिज्म वो सब बायलेटरल सिमेट्री होगी. बायलेटरल सिमेट्री मतलब जैसे अर्थवर्म है, अर्थवर्म का अगर ये जैसे अर्थवर्म का स्ट्रक्चर ये हम ऐसे इमेजिन कर लेते हैं तो ये अर्थवर्म को जब हम एक ही इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो 2 बॉडी के इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं. बायलेटरल मतलब लेटरल साइड पे अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे, उसको बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं. और बायलेटरल सिमेट्री जो होती है वो एक डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक होती है. ठीक है, अब यहाँ के बाद जितने भी एनिमल्स मिलेंगे उनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट रहेगा. ट्रू सीलोम मतलब उसको बोलेंगे सीलोमेट. सीलोमेट, ठीक है, ट्रू सीलोम मतलब सीलोमेट, यानी बॉडी की एक प्रॉपर कैविटी होगी, उसके अंदर फ्लूइड होगा और डिफरेंट ऑर्गन उसके अंदर प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो उसको ट्रू सीलोमेट कहते हैं. अब इन एनिमल्स के क्या क्या, ये तो हुई कॉमन प्रॉपर्टी जो आगे बनने वाले सभी फाइलम्स में मिलेगी, लेकिन ये एनिमल्स कैसे होंगे, ये सेगमेंटेड हो सकते हैं. ठीक है, मे भी सेगमेंटेड दिखाई भी देते हैं हमको,
लीच और अर्थवर्म सेगमेंटेड होते हैं, उनमें सेगमेंट्स इतने ऑर्गन वाइज सेगमेंट होते हैं। जब आप हायर स्टैंडर्ड में अर्थवर्म का डिटेल पढ़ोगे तो उसमें नंबरिंग होती है, कितने नंबरिंग पे इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, इतने नंबरिंग में माउथ प्रेजेंट है, ऐसे है ना। तो सेगमेंटेड बॉडी होती है। दूसरा, इनकी बॉडी पर बॉडी वॉल इज मॉइस्ट, है ना, मॉइस्ट होती है। और दूसरा है कवर्ड विद क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है, इनकी बॉडी पर एक शाइनी कवरिंग होती है, जो जैसे अर्थवर्म है तो वो सॉइल के अंदर रहता है, और आपको पता होगा वो सॉइल डीप इन द सॉइल मूव कर सकता है और रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी जो होती है, ऊपर की जो बॉडी ऑयल होती है, तो मॉइस्ट होती है, हम देखते भी हमने कई बार देखी, शाइनी होती है। और वो क्यूटिकल होती है जो उसके अंदर की बॉडी वॉल को या अंदर के ऑर्गन को डैमेज होने से बचाती है। दूसरा, मॉइस्ट होने की वजह से वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, यानी रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी वॉल भी अर्थवर्म में होता है। ठीक है, तो ये इनकी एक प्रॉपर्टी हो गई कि बॉडी वॉल जो होती है इनकी मॉइस्ट होती है, कवर्ड विद क्यूटिकल होती है, हेल्प इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब अगर मॉइस्ट होगा और एयर के कांटेक्ट में आएगा तो जो बॉडी होगी वो ड्राई हो जाएगी, है ना। अगर मॉइस्ट नहीं हुआ तो अगर ऊपर की बॉडी जो है वो ड्राई है और गैस का एक्सचेंज होता है तो बॉडी जो है वो और भी ज्यादा ड्राई होती रहेगी। लेकिन अगर बॉडी मॉइस्ट है, ये क्यूटिकल प्रेजेंट है, तो गैस का एक्सचेंज जो रेस्पिरेशन में होता है वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा है इनके अंदर क्योंकि अब ऑर्गन्स बन गए, डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट होता है ना, लेस डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है ना। तो यहाँ पर हम एक और पॉइंट लिखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होकर एनस में खत्म होता है। यहाँ के जो इस फाइलम के जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं। जैसे हमारे अंदर माउथ टू एनस एक पूरा का पूरा ट्रैक्ट है और बीच में स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। वैसे ही अब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इन सब में वेल डेवलप्ड यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। वेल डेवलप्ड तो नहीं कह सकते क्योंकि इतने डेवलप्ड ऑर्गन, एक एक ऑर्गन इतना डेवलप नहीं होगा, लेकिन इसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड टू एनस। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो गई, बॉडी वॉल के थ्रू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, है ना। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो एनिलिडा के, उनको बोलते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया, ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो गई नेफ्रीडिया विच आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिलिडा। जैसे हमारे अंदर एक्सक्रीटरी जो यूनिट है हमारी वो है नेफ्रॉन, जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो वैसे वहीं से ये नेम आया है, नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी यूनिट है ना। और यहाँ तक आते आते इनके अंदर नर्वस सिस्टम भी डेवलप होना शुरू कर देता है। तो नर्वस सिस्टम के लिए इनके पास नर्वस सिस्टम फाउंड इन फॉर्म ऑफ गैंग्लियन। ठीक है, अब इतना डेवलप तो नहीं है कि नर्व्स होंगी, ब्रेन होगा या फिर स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसा नहीं। गैंग्लियन मतलब छोटी छोटी नर्व्स हैं जो ग्रुप बनाकर सेल्स की तरह ही है, मल्टी सेलुलर है। तो सेल्स जो होती है वो ग्रुप बना देती है और स्पेसिफिकली नर्वस सिस्टम का फंक्शन कर सकती है। और इनमें जो सेंसेशन होते हैं वो किसके होंगे, लाइट के सेंसेशन हो सकते हैं, फूड के सेंसेशन इनको फील हो सकते हैं। तो यहाँ तक आते आते जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेंसेशन फील करने की कैपेसिटी आ जाती है। इसकी वजह से उनमें थोड़े लेस डेवलप नर्वस सिस्टम या नर्व सेल्स जो होती है वो डेवलप हो जाती है या क्रिएट हो जाती है। तो ये दो वर्ड स्पेसिफिक है, नेफ्रिडिया फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड गैंग्लियन फॉर नर्वस सिस्टम। ओके, सो ये हो गए दो स्पेसिफिक जो यहाँ पर इस फाइलम से डेवलप होना शुरू हो गया। आपने देखा होगा अर्थवर्म बिल्कुल सेंसलेस हो ऐसा नहीं होता उसमें, वो भी उसमें भी फूड के लिए, लाइट के लिए या उसको जो जहाँ मूव करना है उसके लिए जो सेंस होते हैं वो उसके डेवलप होते हैं, वो ड्यू टू गैंग्लियन होते हैं। एंड गैंग्लियन इज
part of nervous system, we can say these are small group of cell which functions for nervous system. ठीक है, एक कंप्लीट नर्वस सिस्टम तो नहीं है, लेकिन गैंग्लियन की फॉर्म में डेवलप होना शुरू हो गया है. अभी भी ये इनवर्टिब्रेट्स है, यानी इनके अंदर कोई बैकबोन या स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट नहीं है. वर्टिबल कॉलम की हम अभी भी बात नहीं कर रहे हैं, तो इनवर्टिब्रेट, लेकिन इनमें नर्वस सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया है. ठीक है, फिर इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं. लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? फॉर मूवमेंट, है ना. मूवमेंट के लिए इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं. जैसे एक एग्जांपल है, जैसे ये कुछ अगर अर्थवर्म या लीच आपने देखा होगा तो उसके अंदर इस टाइप के जो ये स्ट्रक्चर बनी हुई होती है. नेम दिया हुआ है आपकी बुक में CT, है ना, SETAE, है ना. तो इस तरह की स्ट्रक्चर मिल गया. अर्थवर्म में तो लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते, उसकी बॉडी स्लिपरी होती है जिसकी वजह से वो सॉइल में रहता है ना. अगर प्रेजेंट है तो वो CT के फॉर्म में होते हैं. स्मॉल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बॉडी वॉल पे प्रेजेंट होती है. ठीक है, रिप्रोडक्शन भी होगा इनमें. रिप्रोडक्शन, है ना, प्रेजेंट मीन्स अब जो एनिमल्स हैं वो अपने नंबर्स इंक्रीज करेंगे. मीन्स रिप्रोडक्शन के थ्रू उनके जो यंग वंस हैं वो उनको डेवलप करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया नेफ्रीडिया. अब यहाँ पर देखो एक और वर्ड आता है. कई जो सारे एनिमल्स हैं उनमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं. एक ही एनिमल है उसके अंदर मेल और फीमेल होता है. कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं. तो ये डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है. जैसे आप राउंड वर्म में देखो तो उसमें मेल और फीमेल स्ट्रक्चर अलग अलग होती है और वो अलग अलग मिलते हैं. अब अर्थवर्म में ये एक बाइसेक्सुअल एनिमल होता है, जैसे जिसके अंदर मेल और फीमेल एक ही एनिमल के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये अगर वर्ड दिया हुआ है बुक में बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, तो उसका मीनिंग ये है यूनिसेक्सुअल मतलब अलग अलग है मेल और फीमेल स्ट्रक्चर, और बाइसेक्सुअल मतलब एक के अंदर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो ये हो गया एनेलिडा. अब इसके एग्जांपल देखो. अर्थवर्म, लीच. ठीक है, ये एक पैरासाइट है, ब्लड पैरासाइट जिसको कहते हैं. ब्लड के ऊपर प्रेजेंट ब्लड सकिंग एनिमल होता है. अर्थवर्म तो आप जानते हो सॉइल में प्रेजेंट होता है. तो अर्थवर्म हो गया और लीच इसके कॉमन एग्जांपल हैं. तो ये हो गया एनेलिडा. आप एनेलिडा को बाकी जो 4 हमने पढ़े हैं, है ना, पोरिफेरस, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस से इजीली कंपेयर कर सकते हो. ये कंपैरेटिवली डेवलप्ड कैटेगरी में आ जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया है एनेलिडा, जिसका कॉमन एग्जांपल हो गया अर्थवर्म. अब यहाँ मैंने आपको जो बताया था कि हर जो फाइलम है उसके कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनके थ्रू आप उनको पहचानोगे, उस फाइलम को आइडेंटिफाई करते हो. तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे वर्ड आए? एक तो नेफ्रिडिया है, फिर गैंग्लियन है, फिर बॉडी वॉल, क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन बॉडी वॉल हो गया, और जो अभी हमने किया लोकोमोटरी ऑर्गन CT. तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनकी वजह से जो ये फाइलम है वो आइडेंटिफाई होता है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो फाइलम है वो करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा. नाउ दिस इज द बिगेस्ट फाइलम. ठीक है, ये सबसे ज्यादा बिगेस्ट नंबर में मिलने वाला फाइलम है, यानी इसके अंदर जो एनिमल्स मिलते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है और वैरायटीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें मिलते हैं इंसेक्ट्स. ठीक है, आप जब इंसेक्ट्स बोलते हैं, एक्चुअल में इंसेक्ट्स जो है वो जब मैंने आपको कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था तो एक बताई थी जीनस, फैमिली और वैरायटी, है ना. तो वैरायटी जो है वो इंसेक्ट, फैमिली जो होती है वो इंसेक्टा होती है, और ये आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है इसमें बहुत सारी फैमिलीज और बहुत सारी वेराइटीज है, इसलिए इसको बिगेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं. अब देखो कॉमन प्रॉपर्टीज सेम है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम, इवन ऑर्गन सिस्टम बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा. फिर
बॉडी जो होगी वो सेगमेंटेड होगी, लेकिन हम यहाँ पर उन सेगमेंट्स को नेम देंगे कि यहाँ पर जो इनकी बॉडी है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो सबसे जो पहला पॉइंट हो गया वो हो गया बिगेस्ट फाइलम फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स और लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। बिगेस्ट फाइलम biggest phylum of invertebrates, फिर largest group of animals, largest group of एनिमल्स इसमें फाउंड हो गया। आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने टाइप के, इतनी वेराइटीज के एनिमल्स इंसेक्ट्स में हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा हम बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, मैंने बोला है ना। तो ये सारे जो कॉमन फीचर है वो तो हो ही गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रू सीलोमेट है, ट्रू सीलोम है या ट्रू सीलोम प्रेजेंट हो सकते हैं, आप इनको सीलोमेट भी कह सकते हो, है ना। फिर सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड दिखाई नहीं देते, सेगमेंटेड ही होती है इनकी जो बॉडी होती है वो ट्रू सेगमेंटेड होती है। ट्रू सेगमेंटेड का मतलब स्यूडो सेगमेंटेड भी हो सकते हैं, मतलब दिखाई देते हैं कि ऊपर से सेगमेंट है या पार्ट्स है, लेकिन अंदर कोई डिवीजन नहीं होता, लेकिन इनकी बॉडी जो होती है वो क्लियर पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है और इसलिए इसको ट्रू सेगमेंटेड कहते हैं। सिमेट्री भी जैसे डेवलप ऑर्गेनिज्म की मैंने बोला है अभी, अब आपको जितनी भी सिमेट्री मिलेगी वो सब कैसी मिलेगी, बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये कुछ कॉमन फीचर हो गए जो ये शो करते हैं कि आर्थ्रोपोडा कंपैरेटिवली डेवलप्ड इनवर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, अब आते हैं जो इनकी जो बॉडी है ना, वो सेगमेंटेड है। ये तो हमने बात की सेगमेंटेड बॉडी है। तो सेगमेंटेड बॉडी के जो पार्ट्स है, सेगमेंट है, उनको बोलते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी कॉकरोच का अगर आप लेग देखोगे तो कॉकरोच का लेग का स्ट्रक्चर जो होता है वो मैं बड़ा करके ड्रॉ करती हूँ आपको, इस तरह का आपको दिखाई देता है ये है, उस पर छोटी छोटी इस तरह की फाइबर स्ट्रक्चर दिखाई देगी। या मॉस्किटो या फ्लाई को भी आप कभी आपने माइक्रोस्कोपिक उसका स्ट्रक्चर देखा हो तो उसमें आपको लेग जैसे सबसे छोटे पार्ट में भी डिवीजन दिखाई देते हैं। यानी आप उनको अपेंडेजेस का मतलब होता है अगर आप चाहो तो उसको बॉडी से पूरा अलग कर सकते हो, है ना, तो उसको बोलते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, इतनी सेगमेंटेड बॉडी होती है, इतना जो बॉडी होती है, इतने पार्ट्स होते हैं कि आप इजीली उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको अलग कर सकते हो। कॉकरोच है तो उसके ऊपर के जो विंग्स होते हैं आप उसको आराम से फोर्सेप्स से पकड़ के अलग कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस। अब जो बॉडी होती है वो मैंने आपको जैसे बताया, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ठीक है, एक फर्स्ट बॉडी का पोर्शन, फिर थोरैक्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ओके, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये इसके बॉडी के 3 क्लियर पार्ट्स होते हैं। हमारी बॉडी में भी ऐसे ही है, हम भी हमारी बॉडी को हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड करते हैं, या बॉडी और लिम्स जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये हो गया एक। तो यहाँ से हम डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू करते हैं। तो जॉइंट अपेंडेजेस इनकी बॉडी है और बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन है। फिर ट्रू सीलोम इनकी है, तो ट्रू सीलोम जो है उसको यहाँ पर नेम देते हैं हीमोसील। क्योंकि इनकी जो बॉडी है उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो हीमोसील है उसके अंदर हाँ, तो हीमोसील जो होती है वो जो बॉडी है उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। कभी कोई इंसेक्ट आपने देखा होगा, अगर वो मर जाता है, क्रश हो जाता है, किसी चीज से दबा जाता है तो उसमें से एक फ्लूइड निकल जाता है। तो पूरी जो बॉडी होती है वो एक लिक्विड से भरी हुई होती है
है ना, उसको इसलिए इसको हीमोसील कहते हैं। अब इसमें नेम तो नहीं है, लेकिन उसमें जो फ्लूइड होता है उसको भी हीमोलिम्फ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। उनकी जो बॉडी कैविटी है उसको ट्रू सीलोम तो वर्ड आपको पता ही है, लेकिन आर्थ्रोपोडा के केस में उसको क्या बोलेंगे, हीमोसील। ठीक है, अब यहां तक आते आते ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी डेवलप हो जाता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, प्रेजेंट। अब ये कैसा होता है, ब्लड इनके जैसा हमारे जैसा तो नहीं होता। इनके जो ब्लड होता है वो मैंने आपको भी बताया, जैसे ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। ठीक है, उस ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। जो कलरलेस होता है, फ्लूइड होता है, उसको हीमोलिम्फ कहते हैं। और जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका भी इसमें नेम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड इज प्रेजेंट ओपन, है ना, उसको ये कैसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा जो ब्लड है वो ट्यूब्स में फ्लो होता है, यानी वेसल्स में, आर्टरीज और वेन्स में। लेकिन अगर यही ब्लड बिना ट्यूब्स और आर्टरीज के, क्योंकि हमारा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन सिस्टम है, कॉकरोच में या इंसेक्ट्स में ऐसा नहीं होता, तो उनमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो है जिसके थ्रू सारा बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन वो कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है, किसी भी क्लोज्ड वेसल में फ्लो नहीं होता है। हार्ट इनमें प्रेजेंट होते हैं, जो खुद ही जो पूरा हीमोलिम्फ होता है उसको बॉडी में एज इट इज ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओपन टाइप का ब्लड वेसल, जिसमें कोई ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती है ना। अगर ओपन आपको समझ में आता तो आप इसमें लिख सकते हो नो ब्लड वेसल्स। ठीक है, विदाउट ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी में ऐसा कैसे ही जो हीमोलिम्फ है वो प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया, यहां तक हमने किया है आर्थ्रोपोडा का। बहुत लॉन्ग है, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, एक साथ अभी नहीं करेंगे, तो इतना अभी हम करते हैं यहाँ तक, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक। इसको फिर से रिवाइज करके कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में आर्थ्रोपोडा, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। फिर और इनवर्टिब्रेट्स की स्टडी करेंगे जो बिल्कुल आर्थ्रोपोडा से डिफरेंट है। स्पेसिफिकली दिखाई ऐसे देंगे, और जैसे ऑक्टोपस से आपको दिखाई देगा बहुत बड़ा है, लेकिन वो भी इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आएगा। तो इस टाइप के एनिमल्स अभी आएंगे, लेकिन हम आर्थ्रोपोडा को अभी इतना ही करेंगे, क्योंकि इसकी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो भी हम लर्न करेंगे। और इसके बाद ये जब हो जाएगा तो हम एक्सरसाइज पार्ट भी करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट सेक्शन में, मैं कुछ क्वेश्चन डिक्टेट करूंगी आपको, वो क्वेश्चन आपको नोटबुक में आंसर्स उसके फाइंड करके लिखने के हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।